हेलो दोस्तों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम काची इंटीग्रल फार्मूला देख रहे हैं। अक्सर क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव काची इंटीग्रल फार्मूला है ना। तो इसका हम लोग स्टेट एंड प्रूव देखेंगे। तो क्या है स्टेटमेंट कि इफ़ एफ जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी and z equal to a be any point within c, then fa is equal to 1/2 pi I integral over c closed integral over c fz upon z minus a dz। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना। तो क्या कह रहे हैं कि कोई एक फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है विद इन एंड ऑन दी बाउंड्री ऑफ सी है ना। तो ये मान लीजिए सी है कोई, इसके अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या है, इसके अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। यहाँ तक ये भी कहा है कि बाउंड्री पर भी एनालिटिक फंक्शन है विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड, ऑन मतलब उसकी बाउंड्री पर, कर्व सी की बाउंड्री पर भी फंक्शन एनालिटिक है, मतलब इसके अंदर हर एक पॉइंट पर और इसकी बाउंड्री पर भी फंक्शन एनालिटिक है। ये बात दी है। और क्या कह रहे हैं कि z इक्वल टू ए, सपोज यहाँ पर z इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, इसके अंदर z इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, तो एफ ए की वैल्यू ये होगी। तो अब इसके प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, z इक्वल टू ए जो पॉइंट है ना, यहाँ पर एक r रेडियस का सर्किल खींच लेते हैं, r रेडियस का एक सर्किल खींच लेते हैं। ठीक है, ये रेडियस r हो गई और उस सर्किल पर कोई पॉइंट ले लिया गया z है ना। तो z, और ये सर्किल का सेंटर क्या है, z इक्वल टू ए, z इक्वल टू ए, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ z माइनस ए है ना, z माइनस ए, और उसका मॉड ले लेंगे, यहाँ z लिया इसकी बाउंड्री पर, तो z माइनस ए, यहाँ पर सेंटर उसका ए है, सर्किल का सेंटर ए है, तो z माइनस ए मॉड है ना, इसकी वैल्यू क्या है, r है, इसकी वैल्यू r है। तो हम लोग क्या करेंगे कि z माइनस ए इक्वल टू, अगर ये मान लें कि r cos थीटा, इसका रियल पार्ट r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट r sin थीटा, तो r cos थीटा प्लस i इंटू r sin थीटा मान लिया, तो r कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा cos थीटा r कॉमन, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, और इसको e पावर i थीटा लिख सकते हैं, e पावर i थीटा। तो हम लोग यहाँ z माइनस ए को क्या मानेंगे, r e पावर i थीटा, ये जो सर्किल खींचा है ना इस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि r टेंडिंग, हाँ, तो अब एक फंक्शन कंसीडर करेंगे, क्या, फाई जेड, एफ जेड, तो इसके हर एक पॉइंट पर, यहाँ की z इक्वल टू ए पर भी हर एक पॉइंट पर, इसके अंदर हर एक पॉइंट पर एफ जेड क्या है, एनालिटिक है। लेकिन हम लोग एक फंक्शन फाई जेड मान रहे हैं, वो इस तरीके से कि एफ जेड अपान जेड माइनस ए है ना, एफ जेड अपान जेड माइनस ए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको ये वाला टर्म चाहिए, एफ जेड अपान जेड माइनस ए। तो एक फंक्शन फाई जेड मान लिया, एफ जेड अपान जेड माइनस ए। तो देखिए ये जो फाई जेड माना है, तो जेड इक्वल टू ए रखते ही ये तो इन्फाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब जेड, इस फाई जेड के लिए जेड इक्वल टू ए क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा, सिंगुलरिटीज होगी है ना, यानी जेड इक्वल टू ए पर एफ जेड तो एनालिटिक है, एफ जेड तो हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है, इसके सी के अंदर हर एक पॉइंट पर एफ जेड एनालिटिक है, बट फाई जेड ए पर एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि ए जेड इक्वल टू ए पर इन्फाइनाइट हो रहा होगा है ना, ए पर एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक सर्किल बना लिया, आर रेडियस का एक सर्किल बना लिया, तो z माइनस ए इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, r e पावर i थीटा। ठीक है, अब ये सर्किल r रेडियस का मतलब, चूँकि z इक्वल टू ए पर, केवल z इक्वल टू ए पर एनालिटिक नहीं है, तो अब कितना छोटा से छोटा सर्किल खींचे, तो हम लोग पहले r रेडियस का मान लिए और बाद में r टेंडिंग टू जीरो कर देंगे, तो ये सर्किल एकदम छोटा हो जाएगा, एकदम पॉइंट हो जाएगा, r टेंडिंग टू जीरो लेते ही ये सर्किल छोटा हो जाएगा। तो ये काम करना है। ठीक है, अब फाई जेड क्या हुआ, फाई जेड ए पर एनालिटिक नहीं है, ए पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, तो इस तरीके से एक सर्किल आपने खींचा। तो अब अगर इस वाले रीजन को हटा दें, अंदर वाले रीजन को एक कट दे के हटा दें,
एक कट दे के हटा दें तो ये वाला जो रीजन है इसमें हमारा फाई जेड भी एनालिटिक हो जाएगा। इस वाले रीजन में फाई जेड भी एनालिटिक हो जाएगा, क्योंकि फाई जेड केवल यहाँ पर एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो हमने इतना पोर्शन हटा ही दिया, तो इस इतने पर क्या है, फाई जेड हमारा क्या हो गया, एनालिटिक हो गया फाई जेड। तो फाई जेड एनालिटिक है तो इंटीग्रल ओवर सी फाई जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल ओवर, ये सी है, इसको C1 कह लेते हैं, ये होगा आपका C1। तो इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डी जेड हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे के अंदर तो एक सिंगुलरिटीज हो गई। तो बाय एक्सटेंशन ऑफ काची थ्योरम क्या हो जाएगा कि इस पूरे की वैल्यू है ना, इस पूरे के ओवर इंटीग्रल इक्वल टू क्या हो जाता है, जितने सिंगुलरिटीज़ हैं उन सब के सम के बराबर हो जाएगा। इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डी जेड, अगर दो सिंगुलर पॉइंट होते तो प्लस इंटीग्रल, उसकी बाउंड्री C2 कहते हैं, तो प्लस इंटीग्रल ओवर C2 एफ जेड डी जेड, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो यही काम हम लोग अब इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ, तो ये जेड इक्वल टू ये सी एक रीजन हो गया, इसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है, एफ जेड इसके हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है, यहाँ तक कि जेड और इसके अंदर हर एक पॉइंट पर एफ जेड एनालिटिक है। लेकिन फाई जेड इक्वल टू ए पर एनालिटिक नहीं, यहाँ पर जेड पॉइंट माना है कोई, इसकी इस सर्किल के बाउंड्री पर जेड कोई पॉइंट माना है, तो जेड माइनस ए माड की वैल्यू आर हो जाएगी, है ना। तो लेट एफ जेड is an analytic function within on a simple closed curve C and z equal to a b any point within C, ये भी मान लेंगे। तो अब एक फंक्शन फाई जेड कंसिडर किया, फाई जेड इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, फाई जेड ये कहाँ से आया, ये कंसिडर किया है ना, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू निकालना है, इसलिए इसको मान लिया इस तरीके से। तो फाई जेड इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, तो देखो यहाँ पर फाई जेड इस पूरे C के अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन फाई जेड एनालिटिक नहीं होगा, है ना, Z इक्वल टू ए पर एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन एफ जेड पूरे में एनालिटिक है, एफ जेड C के अंदर हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है, बट फाई जेड Z इक्वल टू ए पर एनालिटिक नहीं है, क्योंकि इन्फाइनाइट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर वही एक सर्किल खींच के उस जेड पॉइंट को अलग कर दिया, तो ये वाले इस रीजन में, ये जो साइडेड रीजन है, यहाँ पर हमारा फाई जेड एनालिटिक हो जाएगा, है ना, क्योंकि जहाँ पर एनालिटिक नहीं था उस पॉइंट को बाहर कर दिया हमने आर रेडियस का मार के, और बाद में आर टेंडिंग टू 0 ले लेंगे, तो ये वाला जो सर्किल है वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा एज ए पॉइंट, केवल वही पॉइंट बचेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि फाई जेड इज आल्सो एनालिटिक विदिन ऑन द सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एक्सेप्ट जेड इक्वल टू ए, तो फाई जेड भी इसके हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है, केवल जेड इक्वल टू ए पर एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो बाई काची इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन, देखिए इसके अंदर अगर कोई पोल्स आ गया तो वो इस तरीके से एक कट दे के उसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये मल्टी कनेक्टेड रीजन कहलाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल बाई काची एक्सटेंशन थ्योरम क्या हो जाएगा कि इंटीग्रल ओवर सी फाई जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C1 फाई जेड डी जेड। कैसे, देखिए इसके अंदर, इस सी के अंदर एक पोल आया, पोल पर एक सर्किल खींचा हमने, उसकी बाउंड्री C दे दिया, तो ये जो बाहर बड़ा वाला रीजन है, तो इंटीग्रल ओवर C फाई जेड डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू इसके अंदर जो भी पोल है उसके उसकी बाउंड्री के ओवर इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल ओवर C2, अगर एक और पोल होता तो इंटीग्रल ओवर C प्लस इंटीग्रल ओवर C2 एफ जेड डी जेड, एक और होता पोल तो प्लस इंटीग्रल ओवर C3 एफ जेड। चूँकि यहाँ केवल जेड इक्वल टू ए एक ही पॉइंट था और आपको इंटीग्रल फार्मूला प्रूफ करना है, तो इसलिए हम एक ही पॉइंट यहाँ पर लिए हैं, है ना, और जेड इक्वल टू ए ऐसा माना कि फाई जेड जेड इक्वल टू ए पर सिंगुलर पॉइंट हो गया। तो ये फार्मूला कहाँ से आया पता है, बाई काची एक्सटेंशन थ्योरम से। ठीक है, कि इसके इंटीग्रल ओवर C एफ जेड डी जेड इक्वल टू इसके अंदर जितने पोल होंगे उसकी बाउंड्री के ओवर इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C फाई जेड डी जेड। इतना क्लियर हो गया। अब इंटीग्रल ओवर C एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू, अब देखिए फाई जेड की वैल्यू रख लो, है ना, दोनों तरफ फाई जेड की वैल्यू रख लिया, तो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए फाई जेड माना था, दोनों तरफ वैल्यू रख लिया। अब देखिए इसमें क्या किया कि जेड माइनस ए
यहाँ न्यूमरेटर में माइनस एफ ए प्लस एफ ए कर दिया, तो इसके साथ ये अलग इंटीग्रल कर दो और इसके साथ अलग कर दीजिए। तो इसके साथ इंटीग्रल अलग किया तो एफ जेड माइनस एफ ए अपन जेड माइनस ए डी जेड प्लस एफ ए तो कांस्टेंट है बाहर हुआ, इंटीग्रल डी जेड इसके साथ इंटीग्रल किया तो इंटीग्रल डी जेड अपन जेड माइनस ए ओवर द सी वन, है ना। तो सी वन जो सर्किल है उसकी रेडियस क्या है, उसकी रेडियस आर है और सेंटर कहाँ पर है, जेड इक्वल टू ए। तो जेड माइनस ए को हम लोग आर कास थीटा, जेड माइनस ए को आर कास थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, यानी रियल पार्ट को आर कास थीटा, इमेजिनरी पार्ट को आई साइन थीटा कर लिया। क्यों? क्योंकि इसका अगर मॉड ऑफ जेड निकालें, मॉड ऑफ जेड, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मॉड ऑफ जेड आर के बराबर हो जाएगा। तो मॉड ऑफ जेड आर के बराबर तो ही है, जेड माइनस ए, है ना, मॉड ऑफ जेड माइनस ए, इसका अगर माड ले लें दोनों तरफ, तो माड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर आ जाएगा केवल, ठीक है। तो माड ऑफ जेड माइनस ए आर के बराबर। तो यहाँ से फिगर से देखो तो जेड माइनस ए उसका माड ले लिया तो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, है ना। ये रेडियस उसकी आर है। तो डी जेड इक्वल टू जेड माइनस ए इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आर कामन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जो कि ई पावर आई थीटा के बराबर होता है। ये थोड़ा गड़बड़ा रहा है, हाँ आप देखिए ई पावर आई थीटा के बराबर हो गया। अब इस डी जेड इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर लो, डी जेड इक्वल टू देखिए आर तो फिक्स है, आर फिक्स है क्योंकि वो उसकी रेडियस है, चेंज क्या होगा, थीटा चेंज होगा, है ना। आर क्या है, आर तो फिक्स हो गया, सर्किल की रेडियस है, आर फिक्स है, थीटा चेंज होता रहेगा, एंगल उसका चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर थीटा आर एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा और जब डी जेड निकाले हैं तो थीटा एज ए वेरिएबल होगा। तो आर कॉन्स्टेंट, ई पावर आई थीटा का डेरिवेटिव आई, ई पावर आई थीटा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आई डी थीटा हो गया। और तो ये वैल्यू सारी उठा के यहाँ पे रख लो। तो जेड की जगह क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू ए प्लस, इसको उधर करो तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड इक्वल टू ए प्लस आर ई पावर आई थीटा हो जाएगा। तो जेड और जेड माइनस ए इन सब की वैल्यू रख लो। तो यहाँ पर वैल्यू रख लिया आपने, एफ जेड की जगह रख लो, जेड की जगह क्या हो गया, ए प्लस आर ई पावर आई थीटा माइनस एफ ए अपान जेड माइनस ए किसके बराबर है, जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा, आर ई पावर आई थीटा इंटू डी जेड किसके बराबर है, आर ई पावर आई थीटा इंटू आई डी थीटा, आर आई ई पावर आई थीटा डी थीटा प्लस एफ ए तो कांस्टेंट था बाहर है, डी जेड की वैल्यू रखिए ये वैल्यू डी जेड की हो गई, आर आई ई पावर आई थीटा डी थीटा अपान जेड माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई, आर ई पावर आई थीटा, आर ई पावर आई थीटा। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ इसमें, इंटीग्रल ओवर सी वन न्यूमरेट, इसमें आर से आर कैंसिल हुआ, ई पावर आई थीटा कैंसिल हुआ, आई बचा, तो आई डी थीटा और ये पूरा, है ना, ये एफ ए प्लस आर ई पावर आई थीटा माइनस एफ ए प्लस एफ ए इंटू दूसरे वाले में, देखिए आर ई पावर आई थीटा कैंसिल, आई बचा तो आई लिख लो, एफ ए इंटू आई बाहर आ गया, इंटीग्रल ओवर सी वन और डी थीटा, ठीक है। अब आर टेंडिंग टू जीरो ले लीजिए, दोनों साइड आर टेंडिंग टू जीरो ले लीजिए, तो इधर तो आर है नहीं तो एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू आर टेंडिंग टू जीरो जैसे ही ले लिया तो आर की वैल्यू ये जीरो रख लिया तो ये तो जीरो हो गया, क्या हुआ बच्चा, ये एफ ए आ गया, तो एफ ए माइनस एफ ए जीरो आ गया, तो इंटीग्रेंड जीरो, तो इसका मतलब ये वाला टर्म जीरो हो गया, प्लस एफ ए इंटू आई और इंटीग्रल ओवर सी वन डी थीटा, इंटीग्रल ओवर सी वन डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आई, है ना, इंटीग्रल ओवर सी वन, देखिए ये जैसे कर्व है इसकी बाउंड्री सी वन है और रेडियस आर है ना, रेडियस आर है और ये इसकी बाउंड्री सी वन है, तो इंटीग्रल ओवर सी वन डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सी वन हटा के लिमिट रखो तो थीटा की पूरा सर्किल कंप्लीट है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से 2 पाई, है ना, सी वन मान लीजिए ये एंगल हम थीटा ले लें तो क्या हुआ, थीटा की वैल्यू 0 लिया तो ये हुआ, और 0 से लेके कहाँ तक जाएगा कंप्लीट सर्किल के लिए 2 पाई, तो सी वन हटा के 0 से 2 पाई और डी थीटा दिस इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 पाई, तो इंटीग्रल ओवर सी वन डी थीटा की वैल्यू क्या होगी 2 पाई, तो इंटीग्रल ओवर सी वन
C1 d थीटा की वैल्यू 2 पाई हो गई। तो एफ ए इज इक्वल टू क्या हुआ, एफ ए इज इक्वल टू ये अपान में आ गया, तो एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपन जेड माइनस ए डी जेड, है ना। ये काची इंटीग्रल फार्मूला कहलाता है, ये काची इंटीग्रल फार्मूला। इसी तरीके एफ डैश ए डबल डैश ए ये सब वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए काची इंटीग्रल फार्मूले से एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपन जेड माइनस ए डी जेड हुआ। अब एफ डैश ए किसके बराबर होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लो, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो 1/2 पाई आई इसका ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो इधर तो एफ डैश ए हुआ और इधर डी अपान डी ए अंदर जाएगा तो पार्शियल में चेंज हो जाएगा, मतलब डेल अपान डेल ए हो जाएगा। तो ए के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो एफ जेड तो कांस्टेंट है, ए के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो 1/z माइनस ए का हो गया -1/z माइनस ए होल स्क्वायर इंटू इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आ जाएगा, है ना, ए के रिस्पेक्ट में -1 आ गया। तो फाइनली ये 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए होल स्क्वायर डी जेड आ गया। इस तरीके डबल डैश ए निकालें तो फिर इसका फिर एक बार डेरिवेटिव कर लो ए के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ और एफ जेड तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव ए के रिस्पेक्ट में, तो -2/z माइनस ए होल क्यूब, -2/z माइनस ए होल क्यूब इंटू इसका डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, -1, तो -1 इंटू -2 2 फैक्टोरियल आ गया ना, 2 फैक्टोरियल अपान 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए होल क्यूब डी जेड। फिर एक बार कर लो तो एफ ट्रिपल डैश ए इज इक्वल टू इसका फिर डेरिवेटिव कर लो, तो ये तो कांस्टेंट है, 1/z माइनस ए का होल क्यूब कितना हो जाएगा, -3/z माइनस ए की होल पावर -4 और इसका डेरिवेटिव ए के रिस्पेक्ट में -1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है, 3 और आ गया इंटू में -1 प्लस हो जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल अपान 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए की होल पावर 4 डी जेड। इसी तरीके अगर हम लोग जनरलाइज करें nth टाइम डेरिवेटिव तो एफ एन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 3 फैक्टोरियल है तो यहाँ 3 आ रहा, तो n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल अपान 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए की पावर, यहाँ पावर में क्या होता है, ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए पावर 4 हुआ, डबल डेरिवेटिव के लिए पावर 3 हुआ, मतलब एक ज़्यादा, तो nth डेरिवेटिव में n+1 हो जाएगा डी जेड, है ना। तो ये फार्मूले आगे यूज होंगे। तो अगर काची इंटीग्रल फार्मूला प्रूफ के लिए आता है तो हम लोग बस यहीं तक रखेंगे, एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड, है ना, ये प्रूफ कर लेंगे। तो ये काची इंटीग्रल फार्मूला का प्रूफ हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट एंड प्रूफ काची इंटीग्रल फार्मूला, है ना। आपको क्या तैयार करना है, एक थ्योरम है कि काची इंटीग्रल थ्योरम, तो स्टेट एंड प्रूफ काची इंटीग्रल थ्योरम ऐसे पूछेंगे। दूसरा काची इंटीग्रल फार्मूला पूछ रहे हैं तो स्टेट एंड प्रूफ काची इंटीग्रल फार्मूला। तीसरा काची रेसिड्यू थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ काची रेसिड्यू थ्योरम। इस तरीके 3-4 थ्योरम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, इनको आप विद प्रूफ तैयार करेंगे, ठीक है। थैंक यू।